सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको आधुनिक विश्व में चरवाहे इस अध्याय में समझा रहे हैं अफ्रीका में चरवाहा जीवन। देखिए, आप अफ्रीका के चरवाहों के जीवन के बारे में समझें कि अफ्रीका की दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है अफ्रीका में। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं, यानी चरवाहा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इनमें समुदाय हैं बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना। ये समुदाय, ये जाने माने समुदाय हैं वहाँ के। इनमें से ज़्यादातर जो समुदाय हैं वो अर्ध शुष्क घास के मैदानों में यानी रेगिस्तानों में रहते हैं, जहाँ वर्षा पर आधारित खेती बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल और ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं और कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से जब गुजर नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरे और भी धंधे कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं, क्योंकि औपनिवेशिक काल में भारत में आपने पढ़ा था जैसे बहुत से नियम बन गए थे और चरवाहा जाति ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर या जंगलों में या चरागाहों में नहीं जा सकते थे। ऐसी ही कुछ व्यवस्थाएं अफ्रीका में भी हुई। आखिर क्या थे ये बदलाव, इनके बारे में मतलब भारत के भी नियम देखे थे और अफ्रीका के भी नियम मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से जो है ये इस नक्शे के माध्यम से आप उन समुदायों को देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ अफ्रीका में ये मतलब समुदाय हैं जो है। और इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करें। जैसे देखिए, मासाई नाम के समुदाय से हम समझने की कोशिश करते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं, यानी ये मासाई समुदाय के लोग पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं ज़्यादातर, और इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण कीनिया और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह इनकी ज़मीन छीन ली, और ज़मीन ही नहीं छीनी, इनके एक स्थान से दूसरे स्थान की जो आवाजाही थी उस पर भी जो है काफ़ी बंदिशें लगा दी, पाबंदियाँ लगा दी। और इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। चारागाहों का क्या हुआ? मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते गए, यानी कम होते गए। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कोरिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी, यानी जो साम्राज्यवादी नीति अपना रहे थे जो देश, उन्होंने अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में बदल दिया, यानी उन पर अपना अधिकार जमा लिया। और इस तरह से 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। और बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। अब समझ लीजिए, गोरों को बसाने के लिए जो चरागाह थे इन समुदायों के, उनको अपने कब्जे में ले लिया। मासाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया, यानी इन लोगों को छोटा सा इलाका दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा इनसे छीन लिया गया, यानी 40% हिस्सा इनके पास बचा और उन्हें
ऐसे सूखे इलाकों में कैद किया गया जहाँ ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। जब बारिश ही नहीं होगी तो वहाँ पर चारागाह कैसे हो सकते हैं हरे भरे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी और जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे, यानी जहाँ पहले चारागाह थे वो अब खेतों में बदलने लगे। अंग्रेज़ों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उल्टा हो गया, जहाँ जो है मासाई जो है आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों से किसानों से भारी थे, वो अब कमज़ोर हो गए। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया और कीनिया में मासाई मारा व संबूरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए, यानी ये शिकारगाह बन गए और इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना हो गया और इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और ना ही जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे, अब वो इनके हाथ से निकल गए। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चरागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। तो इस तरह से ये चारागाह इनके हाथ से निकल गए। अब देखिए अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों की इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यानी ये जो मासाइयों का उदाहरण है, ऐसे ही अफ्रीका में और भी चरवाहा समुदायों के उदाहरण हैं, उन्हें भी इसी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनके भी चरागाह छीन लिए गए। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नीमीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और पास ही में स्थित ओवाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आसपास के बाज़ारों में जानवरों की खाल, गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। इन नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी और जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया, जहां पहले आया जाया करते थे। नीमीबिया स्थित काओकोलैंड के घुमंतू पशुपालकों की शिकायत थी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते। ओवाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है। हम लंबे समय तक ओवाम्बोलैंड में रहे हैं। हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं इनके लिए मतलब हमारे लिए बंद हो गई हैं और ये सीमाएं हमें मारे दे रही हैं। जीना मुश्किल है, मतलब ये जो पाबंदियाँ लग गई हैं इसके लिए हमारा जीना मुश्किल हो गया है। निबाविया स्थित काओकोलैंड के चरवाहों का बयान नामीबिया 1949 माइकल बोलिग द कोलोनियल एनकेस्यूलेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न नीबीबियन पास्टोरल अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
मतलब अच्छे चरागाह और जो जल संसाधन थे वो जगह उनके हाथ से चली गई। तो छोटी सी जो जगह मिली उस पर बहुत सारे ये समुदाय चरागाह रहने लगे, जिससे दबाव बढ़ गया वहाँ पर, और जिसमें मासाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ, मतलब एक छोटी सी जगह में यदि बराबर जानवर चरते रहेंगे तो वो चरागाह भी नष्ट हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, चरागाहों का स्तर गिरने लगा और चारे की हमेशा कमी रहने लगी, और मवेशियों का पेट न भर पाना एक स्थायी समस्या बन गई। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।